Hello, myself JP Nema and I'll teach you botany and our today's topic is living world. मैं JP Nema आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा फॉर माइलस्टोन क्लासेस और इसमें हमारा चैप्टर रहेगा लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग क्या है। लिविंग कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करता ही होगा या लिविंग को कोई तो रिप्रेजेंट करता होगा। तो लिविंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर बॉडीज। हम अपने शरीर से ही लिविंग कहलाते हैं। हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वी हैव बॉडी। ठीक है। तो दैट इज कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर है, किसी न किसी के ऑर्गेनाइजेशन से तो बनता है। जैसे एटम, एटम से बना मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के एग्रीगेशन से बना सेल। तो कुल मिलाकर सेल को बनाने में मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन है, सेल को बनाने में मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। उस सेल से बॉडी बनती है, सेल से बॉडी बनती है और बॉडी होती है वह लिविंग बीइंग की होती है। ठीक है। तो एटम, देन मॉलिक्यूल, देन सेल। चूंकि मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग बॉडी, मॉलिक्यूल ने लिविंग बॉडी बनाने में कंट्रीब्यूट किया, तो दीज आर बायोमॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ने लिविंग बॉडी को बनाने में, सेल को बनाने में कंट्रीब्यूट किया और सेल से ही आगे हम बोले तो बॉडी बनती है। बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। तो अल्टीमेटली हम किसी भी बॉडी को डिफाइन करना चाहें तो इट इज अ बायोमॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो लिविंग बॉडी कैन बी डिफाइंड एज बायोमॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। बायोमॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से लिविंग बॉडी को हम डिफाइन कर सकते हैं। बॉडी can be defined as, a living can be defined as biomolecular organization which functions autonomously, इसके जो functions हैं वो autonomously चलते हैं। It functions autonomously, interacts with the nature, nature से interact करती, interacts with surrounding or nature, interacts with surrounding or nature। ठीक है। कोई भी शरीर, कोई भी बॉडी, कोई भी लिविंग बीइंग बायोमॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, जैव आणविक संगठन है और ऑटोनोमसली फंक्शन करता है, ऑटोनोमसली वर्क करता है, या इसकी जो बॉडी है इसके अंदर सेल्फ रेगुलेटेड एक्टिविटीज होती हैं एंड इट इंटरैक्ट्स विद द नेचर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ लिविंग बीइंग। अब लिविंग जो है, मैंने बोला कि ऑटोनोमसली फंक्शंस करता है, उसमें मेटाबॉलिज्म चलते हैं, उसमें ग्रोथ होती है, रिप्रोड्यूस करती है बॉडी, कॉन्शियसनेस दिखाती है, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं विच कैन बी सीन बाय द लिविंग बीइंग। ठीक है। विच कैन बी सीन बाय लिविंग बीइंग। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग। क्लियर। और अगर मैं इस वर्ल्ड की बात करता हूं तो we are living in diversified world. We are living in diversified world. Various types of organisms are present and they are very in size and they are complicated in structure. ठीक है। तो this is diversified world with respect to the presence of living. And each body or each organism represent a particular species. हर organism एक पर्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज अबाउट द लिविंग बीइंग, दिस इज अबाउट द लिविंग बीइंग।
Let's discuss about the characteristics. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसकी स्टडी करते हैं कि लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किन आधार पर ये लिविंग है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स में जाने के पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि सपोज मैंने XYZ किसी कैरेक्टर को स्टडी किया और लिखा हुआ है डिफाइनिंग। अगर इफ अ कैरेक्टर इज कंसीडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यदि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैं बोला कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमेशा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होगी विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो कि यूनिवर्सली अप्लाइड होता है, हर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाइड होता है, उसका कोई अपवाद नहीं होता, उसे हर ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है, वो हर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाइड होता है। तो सच फीचर इज डिफाइनिंग फीचर। ऐसे फीचर के लिए हम परिभाषित लक्षण कहते हैं। ऐसा लक्षण कहलाता है परिभाषित लक्षण या डिफाइनिंग फीचर। और अगर कोई एक्सेप्शन है, अगर उसमें कोई एक्सेप्शन है, वो यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं हो रहा है, अगर वो एक सा अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई ना कोई उसका एक्सेप्शन है, तो दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कंसीडर्ड एज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो हम जितने भी फीचर पढ़ेंगे वो या तो डिफाइनिंग होंगे या नॉन डिफाइनिंग होंगे, या तो वो डिफाइनिंग में आएंगे या नॉन डिफाइनिंग में आएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, परिभाषित लक्षण, अपरिभाषित लक्षण, डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर, यूनिवर्सली अप्लाइड और देयर इज एक्सेप्शंस। इन द सेकंड वन एक्सेप्शंस या अपवाद जरूर होंगे उसके कोई ना कोई, जब तो उसको डिफाइनिंग कहा गया है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की मैं शुरुआत करता हूं मैं नंबर 1 सेल्यूलैरिटी। सबसे पहले ले रहा हूं मैं सेल्यूलैरिटी, कोशिकात्व। सेल्यूलैरिटी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेल्यूलैरिटी। सेल्यूलैरिटी का मेरा मीनिंग यहां पर है कि बॉडी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ सेल। बॉडी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग is made up of cell or group of cell. Body of every living being, हर जीवितों का शरीर, हर जीवितों का शरीर is made up of cell, सेल का बना, made up of cell और ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स है तो सेल का बना। शरीर जो है सेल का या सेल के समूहों का बना हुआ। शरीर किसी लिविंग बॉडी का अगर हम बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ सेल। दैट इज इट इज ईदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर परंतु सेल का बना, और मल्टी सेल्युलर दैट इज नंबर ऑफ सेल से मिलकर बना, पर है तो सेल्यूलर, एक कोशीय बहुकोशीय। यूनिसेल्ड मींस सिंगल सेल्ड बॉडी, मल्टी सेल्ड मींस नंबर ऑफ सेल्स आर देयर एज वी आर, जैसे हम हैं, हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर। इन द लिविंग मैच्योर बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, दैट इज मल्टीसेल्युलैरिटी। हैव यू सीन और स्टडीड अबाउट द बैक्टीरिया, अमीबा या किंगडम प्रोटेस्टा करके आप पढ़ेंगे, उसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं दे आर ऑल यूनिसेल्युलर, दे आर ऑल यूनिसेल्युलर। पर है, चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्ड हो चाहे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्ड हो, पर रहेगा सेल का बना, रहेगा सेल का बना। देयर इज नो एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। तो सेल्यूलैरिटी इज defining feature, cellularity is defining feature। cellularity को कैसा फीचर रखा जाएगा? defining property। ये परिभाषित लक्षण है जीव का। cellularity is defining feature of organism। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई cellularity। अब आपको इसमें एक बात और बताना चाहूंगा। इस वक्त पूरा वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड एक पेंडेमिक
डिजीज से सफर कर रहा है, दैट इज कोविड-19, कोविड दैट इज कोरोना वायरस से सफर कर रहा है। और इसमें बात आती है वायरस की। तो जो वायरसेस हैं दे आर नॉन सेल्यूलर, वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर, इसीलिए इनको ना तो लिविंग बोलते हैं, पर कुछ एक्टिविटीज इसकी ऐसी हैं जो लिविंग लाइक भी हैं। तो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। बॉडी सेल्यूलर नहीं है, बॉडी इनकी सेल्यूलर नहीं। इन वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर, आर एंटिटी। इसीलिए जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें इनको कहीं पर किसी भी प्रकार की पोजीशन नहीं दी गई है। दे आर नॉट केप्ट अंडर एनी किंगडम, इसीलिए इनको हम बिल्कुल बाहर रखते हैं। ठीक है, ये सेल है ही नहीं, ये सेल्यूलर नहीं है। तो दिस इज अबाउट दी सेल्युलैरिटी, दिस इज अबाउट द सेल्युलैरिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म। अब मैं अगली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, वह है मेटाबॉलिज्म। अगर मैं ये कहूं वी आर चलता फिरता केमिस्ट्री लैब, ठीक है, एनी लिविंग बॉडी कैन बी कंपेयर्ड विद द केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब, दैट इज number of chemical reactions are taking place within the body. Number of chemical reactions are taking place within the living body or a cell. किसी शरीर के अंदर, किसी कोशिका के अंदर कई रासायनिक क्रियाएं चल रही, ठीक है। लिविंग में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम टर्म देंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस performed within the cell, within the living structure are called biochemical reactions. हर वो living reactions, हर reaction जो living के अंदर हो रहे हैं, they are all biochemical reactions. in हिंदी जैव रासायनिक क्रियाएं, वे सारी की सारी क्या बोलेंगे अपन, जैव रासायनिक क्रियाएं, biochemical reactions. Chemical reactions taking place within the body, within the living, these are biochemical reactions. These reactions are of two types. These reactions are two types. Number one, constructive. पहला मैंने बोला constructive, इन हिंदी निर्माणकारी। शरीर में दो प्रकार की रिएक्शंस चलते हैं, सेल के अंदर दो प्रकार के रिएक्शंस देखे जा सकते हैं। पहला है अपन ने बोला कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, रचनात्मक क्रियाएं। दैट इज सपोज A plus B, two different chemicals combines to form AB. A और B आपस में कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो तो दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, और दिस रिएक्शन इज एनाबॉलिक रिएक्शन। So in anabolism, construction is taking place. For example, green plants use CO2 and H2O like inorganic compound, and they use sunlight and chlorophyll, and are able to synthesize C6H12O6 हेक्सो शुगर बनाते हैं। हरे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए सनलाइट यूज करते हैं और क्लोरोफिल्स का यूज करते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर C6H12O6 बना देते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। एक सिंपल है तो वो कॉम्प्लेक्स है। दिस इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन एंड इट इज केप्ट अंडर एनाबॉलिज्म। और इस पर्टिकुलर हिस्से को आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसको आप कहां पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्टिव बायोकेमिकल एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिव बायोकेमिकल एक्टिविटी है ये। अब दूसरी बात आती है, हम सेकेंड पे बढ़े। दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्टिव। सेकेंड रिएक्शंस में ऊपर लिख दे रहा हूं अब इसमें
अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन. डिस्ट्रक्टिव दैट इज ब्रेक डाउन. डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन, जिसमें हम ब्रेक डाउन की प्रोसेस देख रहे हैं. कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आ रहे हैं. तो मैंने लिखा ए बी और बायोलॉजिकली स्प्लिट्स इनटू ए प्लस बी. सिंपल में टूट गया. दिस इज बायोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन. दिस इज बायोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन और इसे एनाबॉलिज्म कहते हैं. सॉरी इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं. इसे कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत रखा जाता है. कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. तो दिस इज कैटाबॉलिक परफॉर्मेंस, कैटाबॉलिक रिएक्शन. जटिल कंपाउंड, जटिल रासायनिक पदार्थ बायोकेमिकली ब्रेकडाउन होगा, बायोलॉजिकली इसका ब्रेकडाउन होगा और ये सिंपल कंपाउंड में फॉर्म होगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा. दिस इज कैटाबॉलिज्म. और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला दो तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. इसके लिए क्या टर्म है? मेटाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिलाकर बोला जाता है मेटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म आएगा. और ऊपर आपको अभी जो कैटाबॉलिज्म मैंने बताया इसका भी एक आध एग्जांपल ले लेते हैं. आप जब डाइजेशन की बात करते हैं, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज है C12H22O11. ये टेबल शुगर का फॉर्मूला है. सुक्रोज, सुक्रोज पानी यूज करेगा और एंजाइम इसमें यूज होगा सुक्रेज. और ये पानी की मदद से विद द हेल्प ऑफ वाटर splits are broken down into glucose and fructose. C6H12O6, C6H12O6. ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज है. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. 12 कार्बन का कंपाउंड, 12 कार्बन कंपाउंड is broken down into 6 carbon compound, 2 molecules by the addition of water. This is breakdown. This is breakdown. और ये आपको ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे कई रिएक्शंस देखने को मिलेंगे. जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम जोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसमें आपको ऐसे कई रिएक्शंस देखने को मिलेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर भी जाया जाता है. और ये हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन है. हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन क्योंकि इसमें पानी ऐड हुआ है. हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन है, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस है. और इसमें जो एंजाइम काम आया वो हाइड्रोलेजेस है. बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट एंजाइम. वी आर टेकिंग केमिकल रिएक्शंस in which complex chemical compound are broken down into the simpler form. That's why is catabolism. और इसके पहले हमने पढ़ा था anabolism, जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे थे. दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. और मेटाबॉलिज्म इज परफॉर्म बाय ऑल लिविंग बीइंग. मेटाबॉलिज्म को हर लिविंग परफॉर्म करता है, इसीलिए यह भी डिफाइनिंग फीचर है. दिस इज ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर. मेटाबॉलिज्म को भी डिफाइनिंग फीचर में ही रखा जाएगा. इसके भी कोई एक्सेप्शंस नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. जैसे बाय द वे अपन इस तरह की कोई बात करें, हम इसमें भी एक बात बताता हूं कि बाय द वे कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन ले लिया जाए जो बॉडी के बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. दैट इज मेटाबॉलिज्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी. मेटाबॉलिज्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल अपन एक टेस्ट ट्यूब ले लें. टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दीजिए आप सुक्रोज
और इसमें आप ऐड करिए एंजाइम जाइमेज, और ये सुक्रोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जाइमेज। दैट इज बॉडी के बाहर इसे परफॉर्म किया गया। विद इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में अगर परफॉर्म होने वाले रिएक्शन है तो हम कहेंगे इन विट्रो, एक वर्ड यूज होगा इन विट्रो। तो दिस इज इन विट्रो केमिकल रिएक्शन, दैट इज इट इज परफॉर्म आउटसाइड द बॉडी विद इन द टेस्ट ट्यूब। पर याद रखना, इस तरह का जो रिएक्शन है इसे हम ये कह सकते हैं कि इट इज नाइदर लिविंग रिएक्शन, इसको हम ना लिविंग रिएक्शन मान सकते हैं, बट इट इज सीन, ठीक है ना। तो इसे हम नॉन लिविंग रिएक्शन मान सकते हैं, नॉन लिविंग, क्योंकि ये बॉडी में भी देख सकता है। नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग रिएक्शन, इट इज आउटसाइड द बॉडी, बॉडी इज नॉट इन्वॉल्व, इसीलिए इस वक्त ये नॉन लिविंग रिएक्शन है। पर सिमिलर रिएक्शंस, इस तरह के रिएक्शंस हमको बॉडी में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरह के रिएक्शंस हमको बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो इन विट्रो में जो हो रहे हैं उनको आप क्या बोलोगे? टेस्ट ट्यूब में जो होने वाले रिएक्शंस हैं नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग रिएक्शंस, परंतु ऐसे कई केमिकल रिएक्शंस हैं जो बॉडी परफॉर्म कर सकती है, और हर लिविंग बॉडी में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चलते हैं, और वो कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रक्टिव है, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं कलेक्टिवली। तो मैं बार बार कहूंगा कि मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, बार बार इस बात को कहा जाए कि मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर। सेल्युलैरिटी अभी तक हमने दो पढ़े, एक सेल्युलैरिटी पढ़ा और एक मेटाबॉलिज्म पढ़ा, और दोनों को अपन क्या लेकर चलेंगे? डिफाइनिंग फीचर। दो बोथ आर डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रोथ। लिविंग की हम अगली प्रॉपर्टी ले रहे हैं ग्रोथ। एवरी लिविंग बीइंग ग्रोस, हर जीवित ग्रो जरूर करता है। ग्रोथ को अगर पहले हम डिफाइन करना चाहें, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, स्थाई और जो वापस ना हो सके, अनउत्क्रमणी, ठीक है, स्थाई हो और अनउत्क्रमणी, ठीक है, स्थाई और अनउत्क्रमणी। चेंज इन साइज, शेप, वॉल्यूम एंड ड्राई वेट, शुष्क भार। ऑर्गेनिज्म के साइज में, शेप में, वॉल्यूम में या आयतन में, और उसके ड्राई वेट या शुष्क भार में जो स्थायी परिवर्तन आएगा उसे ही कहा जाता है ग्रोथ। दैट इज डिफाइंड एज ग्रोथ। और ग्रोथ के समय में सेल डिवीजन जरूर होगा। ग्रोथ इन्वॉल्व सेल डिवीजन, ग्रोथ इन्वॉल्व सेल डिवीजन, और वो भी मेनली माइटोसिस, ग्रोथ इन्वॉल्व्स सेल डिवीजन, मेनली माइटोसिस। ग्रोथ के समय कोशिका विभाजन होगा, या अपन कहते हैं सेल डिवीजन होगा, और वो भी कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस या समसूत्र विभाजन होगा। अगर मैं बात करता हूं यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में, किसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, ग्रोथ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ये अमीबा है, इस अमीबा से 1 के 2 बन गए, नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ा, ठीक है। बॉडी तो एक सेल की है, बॉडी सिंगल सेल की है, पर डिवीजन से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया,
4 से 8 हो गया तो इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ते चला जा रहा है। इसे यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ माना जाता है, जबकि यह है रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में एक कोशीय जीवों में उसका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इंक्लूसिव फिनोमिना, ठीक है। उसके नंबर के बढ़ने से हम उसे मान के चलते हैं कि उसकी ग्रोथ हुई है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, growth and reproduction are mutually inclusive phenomena in unicellular organism। एक कोशीय जीवों में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को म्यूचुअली इंक्लूसिव फिनोमेना माना गया है, ठीक है। वृद्धि तथा प्रजनन परस्पर प्रक्रियाएं हैं। वृद्धि तथा प्रजनन दोनों को हम एक इंक्लूसिव एक्टिविटी मान के चल रहे हैं। किनके केस में बोला मैंने? यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में। किसमें बोला मैंने? यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में। फिर बात आते हैं मल्टीसेल्ड में। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ओनली सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व एंड बॉडी साइज इंक्रीजेस, नंबर डजंट। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तो मैंने बोला नंबर से पता चलता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अगर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर है, बहुकोशीय है, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मल्टीसेल्युलर, ठीक है, तो इसके केस में सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगा। सेल डिवीजन तो होगा ही, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि हर ऑर्गेनिज्म में होता है ये। और सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, बट ऑर्गेनिज्म का नंबर नहीं, ऑर्गेनिज्म का नंबर नहीं बढ़ाना है। इसमें ऑर्गेनिज्म का नंबर वही रहेगा। जब अपन पैदा हुए थे तो छोटी सी साइज में थे, आज इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे सेल का नंबर बढ़ते गया, बॉडी साइज इंक्रीज होती चली गई, ठीक है। तो इसमें रिप्रोडक्शन को एक तरफ रखना है और ग्रोथ को अलग रखना है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इनमें दोनों अलग अलग फिनोमेना है। किसके लिए? मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में। तो इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां पर एक दूसरे से रिलेट ही नहीं करना उनको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिनोमेना, एक्सक्लूसिव फिनोमेना, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट, एक आपको यूनिसेल्ड में बोला था उसमें म्यूचुअली इंक्लूसिव लेना है, और मल्टीसेल्ड में लिखोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी उसमें ग्रोथ अलग है और उसका रिप्रोडक्शन अलग है। मल्टीसेल्ड में ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है, ठीक है। तो परंतु दोनों में एक सिमिलरिटी है, दैट इज सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व्ड इन द ग्रोथ। सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व्ड इन द ग्रोथ। थोड़ा सा ग्रोथ पे और भी बात करी जाए। ग्रोथ पे जो प्लांट्स होते हैं, ग्रोथ इन प्लांट्स, स्पेशली हायर प्लांट्स की बात कर रहा हूं। ग्रोथ इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, उसको लिखोगे लोकेलाइज्ड एंड अनलिमिटेड, एंड अनलिमिटेड। लोकेलाइज्ड है और अनलिमिटेड फिनोमेना।
लोकलाइज है, दैट इज पर्टिकुलर एरिया। लोकलाइज का मतलब है किसी स्थान विशेष पर ग्रोथ होगी। लोकलाइज एंड अनलिमिटेड बोला, ठीक है। तो लोकलाइज यानी एक एरिया स्पेसिफिक, अनलिमिटेड यानी टिल द एंड ऑफ लाइफ, जब तक प्लांट की लाइफ है तब तक उसमें ग्रोथ देखोगे। वजह, प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होता है। ग्रोथ इन प्लांट इज ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोथ इन प्लांट इज ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स में ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप चाहे तो मेरिस्टेम वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरिस्टेम भी कह सकते हैं, but meristem is found only in certain area and those areas are called growing region. प्लांट में मेरिस्टेम एक पर्टिकुलर एरियाज में होते हैं, जैसे ये शूट है और ये हो गया रूट। ये शूट अपेक्स हो गया। शूट अपेक्स में तो बिल्कुल आपको टिप पे देखने को मिलेगा। मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द टिप। शूट अपेक्स में आपको बिल्कुल मेरिस्टेम आपको कहां दिखाई देगा? बिल्कुल अपेक्स पर, ठीक है। रूट में क्या होता है? पहले तो यहां पर ये होता है रूट कैप, ये हो गया रूट कैप। फिर थोड़ा सा हटने के बाद, एग्जैक्टली रूट कैप के पास में भी नहीं, थोड़ा रूट कैप से हटा दें, उसके बाद आपको दिखाई देगा सब अपाइकल या सब टर्मिनल। तो ये मेरिस्टेम ऑफ शूट, ये मेरिस्टेम ऑफ रूट, और जहां मेरिस्टेम वहां पर सेल डिवीजन होते रहेगा, नए नए सेल्स बनेंगे, और ये जब तक है टिल द एंड ऑफ लाइफ। तो लोकलाइज इसलिए बोला क्योंकि पोजीशन स्पेसिफिक। अनलिमिटेड बोला जब तक मेरिस्टेम तब तक प्लांट में ग्रोथ, जब तक मेरिस्टेम तब तक प्लांट में ग्रोथ होगी, ठीक है। जब तक प्लांट में मेरिस्टेम है तब तक स्ट्रक्चर ग्रोज। तो मेरिस्टेम एरिया स्पेसिफिक, पोजीशन स्पेसिफिक, इसीलिए लोकलाइज, एंड प्रेजेंट टिल द एंड ऑफ द लाइफ, इसीलिए अनलिमिटेड। इसलिए मैंने बोला अनलिमिटेड। अब बात करता हूं ग्रोथ इन एनिमल्स। ग्रोथ इन एनिमल्स, एनिमल में जो ग्रोथ है, एक तो आप लिखेंगे कि एरिया स्पेसिफिक नहीं, इट इज नॉट एरिया स्पेसिफिक, दैट इज एंटायर बॉडी ग्रोज। तो हम उसके लिए टर्म आएगा डिफ्यूज्ड। ग्रोथ इन एनिमल इज डिफ्यूज्ड। एनिमल की ग्रोथ डिफ्यूज होती है। ग्रोथ इन एनिमल इज डिफ्यूज्ड, और अप टू एक सर्टेन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होती है, और इसीलिए इसको क्या बोला? लिमिटेड। डिफ्यूज एंड लिमिटेड, डिफ्यूज एंड लिमिटेड। ग्रोथ इन एनिमल, प्राणियों में, जंतुओं में जो वृद्धि है वो डिफ्यूज है, विसरित है, यानी बॉडी के कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए वर्ड यूज किया मैंने डिफ्यूज, और एक सर्टेन एज तक ही होती है। एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, फिर धीरे धीरे ये स्लो डाउन होती है, एक्टिविटी नजर आती है। तो ग्रोथ तो प्लांट भी करते हैं, ग्रोथ एनिमल भी करते हैं, यूनिसेल्युलर भी करते हैं, मल्टी सेल्युलर भी करते हैं, पर ग्रोथ करते हैं, हर लिविंग से ग्रोथ होती है। और ग्रोथ इन लिविंग बीइंग, ग्रोथ इन लिविंग, जिस बात को मैं ध्यान से बता रहा हूं, दैट इज इंट्रिंसिक। ग्रोथ इन लिविंग, जीवितों में जो वृद्धि है, दैट इज इंट्रिंसिक। दैट इज उसका सेल रिस्पॉन्सिबल होगा। सेल के अंदर उसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी, दे लीड टू द ग्रोथ, ठीक है। सेल के अंदर होने वाली क्रियाएं, सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया साइटोप्लाज्म, दोनों मिलाकर प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म स्पेसिफिक है, इसमें ये प्रोटोप्लाज्म का बहुत बड़ा रोल रहता है ग्रोथ में। तो ये इंट्रिंसिक ग्रोथ, दैट इज बाय द सेल, इंट्रिंसिक सेल, दैट इज फोर्सेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के लिए जो फोर्सेस हैं, ग्रोथ के लिए जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दे आर
perceived by the cell itself, they are given by the cell itself. तो ग्रोथ लिविंग में इंट्रेंसिक होगी, इंट्रेंसिक ग्रोथ होती है लिविंग में। अब मेरा कहना है कि नॉन लिविंग आर्टिकल्स कैन ऑल्सो ग्रो। कैसे? जैसे आपने हिमालयन रीजन सुना होगा, हिमालय बड़ा बड़ा पहाड़ है, अब इसमें बर्फ जम गई मान लीजिए, इसमें ठंड के समय बर्फ और बढ़ती चली जाती है और इसकी साइज बड़ी दिखाई देती है, और जैसे ही गर्मी पड़ती है बर्फ गलने लग जाती है। ठीक है, ये साइज तो बड़ी, इसकी ये साइज बड़ी देखिए। ठीक है, तो स्नोई माउंटेन इनमें भी आपने ग्रोथ देखी। बट एक और बात आप देख रहे हो, ग्रोथ केवल सरफेस पे हो रही है, सरफेस पर स्नो बढ़ा है, पर सरफेस पर या आउटर साइड में हो रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, एक्सट्रिंसिक। तो ग्रोथ इन नॉन लिविंग स्ट्रक्चर इज एक्सट्रिंसिक। ग्रोथ जो होती है नॉन लिविंग में, ग्रोथ इन नॉन लिविंग is extrinsic, whereas in living intrinsic। जैसे स्नोई माउंटेन, इनकी साइज बढ़ती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ स्नो। ठीक है, या अगर आप ज़ेरिक रीजन में या किसी ऐसे एरिया में जाए जो मरुस्थलीय एरिया हो, डेजर्ट हो, वहां पर आप देखते हैं सैंड ड्यून्स। एक और बात करता हूं मैं अब सैंड ड्यून्स की, रेत के टीले, इन हिंदी इट इज रेत का टीला। अब इसमें देखिए रेत जमा होती चली जा रही है और इसकी साइज बढ़ती चली जा रही है। रेत का जमा होना, और ये सरफेस से एकदम बढ़ते धीरे एक बड़ा टीला बना चला जा रहा है। फिर हवा आई, हवा से ये उड़ भी सकता, किसी दूसरी जगह बनेगा। ठीक है, तो सैंड ड्यून्स जो है, सैंड ड्यून्स इन द डेजर्ट, ठीक है, इट इज जस्ट अ डिपोजिशन ऑफ अ सैंड, और जैसे जैसे सरफेस पर डिपोजिशन होगा इसकी साइज बढ़ती चली जाएगी। तो अगेन इट इज एक्सट्रिंसिक, इसमें इसकी कोई मेटाबॉलिज्म या कोई इंटरनल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिससे ये स्ट्रक्चर ग्रो करे। तो इधर इन दो एग्जांपल इसलिए लिया मैंने कि लिविंग जो ग्रोथ दिखाते हैं, लिविंग से जो ग्रोथ होती है दैट इज इंट्रिंसिक, और जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हैं जो ग्रोथ दिखाते हैं वो एक्सट्रिंसिक है। अब इसमें दो बातें बताऊंगा जिसको अपने को ध्यान से याद भी रखनी है। नंबर 1, अगर आता है तो ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी है, चूंकि अब इसमें तो ग्रोथ नॉन लिविंग ने भी दिखा, तो आप बोलोगे ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग फीचर या कैरेक्टर। ठीक है, पर इसमें चूंकि वजह क्या है कि इसमें कारण इसका, अगर अपन इसका रीजन जानना चाहें तो लिविंग तो ग्रो करेगा ही, ठीक है, बट नॉन लिविंग्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, नॉन लिविंग भी इन्वॉल्व हो गए इसमें। उसने भी दिखाई, भले एक में इंट्रिंसिक और एक में एक्सट्रिंसिक है, तो इस कारण से मैंने इसको नॉन डिफाइनिंग लिखा। इसमें एक्सेप्शन आ गया, इसमें तो एक्सेप्शन आया, इसीलिए हमने इसको नॉन डिफाइनिंग लिखा। तो सिंपल लिखा तो ग्रोथ कैसी है तो बोलोगे नॉन डिफाइनिंग। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ इन लिविंग, इंट्रिंसिक ग्रोथ इन लिविंग, अब सिर्फ लिविंग की बात हुई और उसमें भी इंट्रिंसिक लगा है, तब बोलोगे डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर इंट्रिंसिक लिख के आया है और लिविंग वर्ड लगा है तो आपको लिखना है
डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो जनरल में नॉन डिफाइनिंग, और अगर एक्सक्लूसिवली लिविंग के लिए बोला है तो एक्सक्लूसिवली लिविंग और उसमें इंट्रिंसिक लग क्या है, तब आपको वर्ड क्या देना है, कैसी प्रॉपर्टी रहेगी ये, फिर ये डिफाइनिंग। ठीक है, किस केस में डिफाइनिंग बोला और किस में नॉन डिफाइनिंग बोला, बिल्कुल क्लियर याद रखना। इसमें स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट में भी दिया जा सकता है, असर्शन और रीजन करके भी दे सकते हैं, दोनों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, दोनों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ, ये ग्रोथ के बारे में हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की जो प्रॉपर्टी है, इट इज सीन इन द लिविंग। लिविंग्स रिप्रोड्यूस करता है, हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। That is to produce own kind, that is to produce own kind, अपने जैसे ही प्रोड्यूस कराना, to produce own kind, reproduction, to produce own kind, that is reproduction। और रिप्रोडक्शन जो होता है, दो मेथड्स हैं जनरली इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खास बात कि पेरेंट एक ही इन्वॉल्व होगा, यूनी पेरेंटल एक्टिविटी, यूनी पेरेंटल प्रोसेस होगी, गैमीट नहीं बनते, नो गैमीटोजेनेसिस, नो गैमीटोजेनेसिस या गैमीट्स का निर्माण नहीं, युग्मकों का निर्माण नहीं होता, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, केवल एक ही जनक से होने वाली प्रोसेस, तो यूनिपेरेंटल। गैमेट नहीं बनना, तो मैंने बोला नो गैमेटोजेनेसिस, और जब गैमेट बने नहीं तो उनका फ्यूजन कहां से इन्वॉल्व होगा, तो हम तीसरी बात क्या लिखेंगे, नो सिनगैमी, इनमें सिनगैमी या एम्फीमिक्सिस या गैमेट का फ्यूजन नहीं। गैमेट्स के फ्यूजन को, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को सिनगैमी कहते हैं। ठीक है, युग्मकों का संलयन, संगैमी, नो संगैमी, गैमीट्स आर नॉट फ्यूज्ड। ठीक है, संगैमी डज नॉट टेक प्लेस, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। और ऐसे कई मेथड्स हैं, 12th क्लास में आपको पहला चैप्टर यही पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म करके है, 12th क्लास का चैप्टर है। कुछ आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए जरूर बता दे रहा हूं। जैसे ये मैंने एक प्लांट लिया यूलोथ्रिक्स, उसका एक सिंगल सेल लिया, ये यूलोथ्रिक्स है, उसका एक सिंगल सेल है यूलोथ्रिक्स। अब इसने क्या किया, छोटे छोटे से मोटाइल स्ट्रक्चर अंदर प्रोड्यूस कराए, इनको बोलोगे जूस्पोर। इनको क्या बोलोगे, जूस्पोर्स। जू इसीलिए बोला क्योंकि ये मोटाइल है, तो जूस्पोर्स। फिर ये रप्चर हुए और एक लेटरल सैकलाइक स्ट्रक्चर में आ गए, फिर ये सैकलाइक स्ट्रक्चर रप्चर हुआ, ये पानी में गए, पानी में तैरने लगे, और फिर ये जर्मिनेट हुए, पहले कहीं सेटल किया, फिर इनमें जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेशन हुआ और नया फिलामेंट यूलोथ्रिक्स का आ गया। तो ये जो नया फिलामेंट आया, इससे इन यूनिट से आया, तो ये तो हो गई रिप्रोडक्टिव यूनिट। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, तो यूनिपेरेंटल, और इसीलिए इसको टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा रखा, एसेक्सुअल। और इसमें कोई आपने ना गैमीट देखा ना सिनगैमी देखी। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। जैसे अगर आप देखें जिंजर, अदरक अपन सबने देखा है, पोटैटो देखा है, पोटैटो में आपने सुना आईज होती हैं, पोटैटो में आईज होती, ये पोटैटो हो गया और उसके अंदर ये आईज दिख रहे हैं, आईज उसके लैटरल बड्स होते हैं, आईज उसमें लैटरल बड्स होते हैं। अगर इस पोटैटो में जो बड है, इतना हिस्सा भी जमीन में तोड़ के डाल दिया और अगर इसमें बड है, तो ये पूरा नया प्लांट देगा पोटैटो का। ठीक है, तो ये सब यूनिपेरेंटल एक्टिविटी हुई। ठीक है, दूसरा लिखोगे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा टाइप का रिप्रोडक्शन है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनी या बाई पेरेंटल, एक पेरेंट या दोनों पेरेंट, दोनों का पॉसिबिलिटी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये यूनी पेरेंटल भी हो सकता है, एक पेरेंट अकेले का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, या बाई पेरेंटल। इसका सीधा सा मतलब एक्चुअली गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, ये मेल और फीमेल का साइन है, और जी का मतलब है यहाँ गैमेट। ये अगर एक ही पेरेंट से आ रहे हैं तो यूनिपेरेंटल, और अगर एक पेरेंट ने ये दिया दूसरे ने ये दिया तो बोलोगे बाई पेरेंटल। तो इसीलिए मैंने बोला गैमेट के सोर्सेज, इफ बोथ गैमेट दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम द सेम पेरेंट देन यूनिपेरेंटल, or if male and female gametes are from two separate structure, two separate body, then biparental. Second, गैमेटोजेनेसिस हुई, तभी तो गैमेट की बात करी मैंने, यानी इसमें गैमेटोजेनेसिस या गैमेट का फॉर्मेशन होगा। नंबर 3, सिनगैमी की प्रोसेस होगी, सिनगैमी की प्रोसेस होगी दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट, जिससे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा फिर नया स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है जनरली। बाकी आपको वैसे वेरियस टाइप्स मिलेंगे देखने को। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो तरह के रिप्रोडक्शन है। अब आप एनसीईआरटी में इन्होंने थोड़ा सा कुछ के बारे में लिखा भी है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी है। बाइनरी, ठीक है, द्वि विभाजन, बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन, और ए और आर का मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी बताई। यूग्लिना में बाइनरी फिजन, यूग्लिना इसमें बाइनरी फिजन, पैरामीशियम बाइनरी फिजन। डोंट वरी, आपको ये सब आपको जब अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाएंगे और डिफरेंट किंगडम से बात करेंगे तो सभी की आपको ब्रीफिंग भी मिलेगी, ठीक है। यहां पर हमको केवल एग्जांपल्स पर ध्यान देना है। तो बाइनरी फिजन से फिर लिखोगे ईस्ट है और हाइड्रा है, इसमें बडिंग होती है। ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ बडिंग, बड का फॉर्मेशन होता है, और बड पेरेंट प्लांट से सेपरेट होकर, पेरेंट स्ट्रक्चर से सेपरेट होकर नया ऑर्गेनिज्म देगी। फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, तो फ्रेगमेंट बनेगा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन दैट इज बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंट, बॉडी का ब्रेक होना, और दैट ब्रोकन पीस इज एबल टू फॉर्म न्यू स्ट्रक्चर। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है, सीधी सी बात है, ये एक कोई फिलामेंटस मान लो एल्गी, फिलामेंटस एल्गी हो गई, फिलामेंटस फंजाई हुई, और ये फिलामेंट का टूटना हुआ, तो ये जो ब्रोकन पीस है ये पूरी न्यू बॉडी दे सकने की कैपेबिलिटी रखता है, इसमें नया शरीर बनाने की कैपेबिलिटी। दिस इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन एल्गी में देख सकते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन फंजाई में देख सकते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन ब्रायोफाइट के प्रोटोनीमा में। यह भी नहीं समझ में आएगा, प्लांट किंगडम के साथ में आएगा, प्रोटोनीमा इन फ्यूनेरिया करके लिख दे रहा हूं। फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में एक फिलामेंटस स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा, एंड इट डिवाइड्स बाय फ्रेगमेंटेशन। वो फ्रेगमेंटेशन से ही रिप्रोड्यूस करता है। तो these are the various methods. These are various methods of the asexual reproduction by means of spores। एक और हो गया, नंबर 4 भी लिख दे रहा हूं। कुछ प्लांट्स हैं
कुछ आप जब फंजाई पढ़ोगे, एल्गी पढ़ोगे, तो उसमें स्पोर का फॉर्मेशन भी है. स्पोर फॉर्मेशन इज अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्पोर फॉर्मेशन. नंबर 5 कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया का बनना. ये भी आप कुछ फंगस में देख सकते हैं, ये फंगस में है. दिस इज एन फंगस. ठीक है. अब बात आती है कि इसे डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग कहा जाए. इसको अपन डिफाइनिंग कहें या नॉन डिफाइनिंग कहें. फर्स्ट मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं. म्यूल जो है, इट्स अ हाइब्रिड. म्यूल कैन नॉट रिप्रोड्यूस. म्यूल में क्या होता है, मेल पार्टनर डोंकी. डोंकी का साइंटिफिक नेम इक्वस असाइनस. इक्वस असाइनस. डोंकी का साइंटिफिक नेम है इक्वस असाइनस. EQUUS. Equus asinus is donkey. और फीमेल में लेंगे आप हॉर्स. हॉर्स का फीमेल जिसको हम कहते हैं मेयर, जिसके लिए टर्म है मेयर. फीमेल हॉर्स इज मेयर. ठीक है. फीमेल हॉर्स इज मेयर, सॉरी. और मेल डंकी को कहते हैं जैक. तो जैक एंड मेयर की जो प्रोजेनी, इसका साइंटिफिक नेम भी इक्वस कैबालिस. तो पहले तो कुछ चीज इससे रिलेटेड बताऊं. दो डिफरेंट स्पीसीज है, इक्वस और इधर है कैबालिस. इक्वस दोनों का जेनर सेम. जेनरा सेम है तो आप बोलोगे दीज आर इंट्राजेनिक हाइब्रिड. इंट्राजेनिक है ये, यानी जीनस सेम है, स्पीसीज डिफर कर रही है, इसलिए इंटर स्पेसिफिक वर्ड आएगा. दो डिफरेंट स्पीसीज इसलिए बोला मैंने इंटर स्पेसिफिक. फिर ये स्टेराइल है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो लिखोगे स्टेराइल हाइब्रिड. स्टेराइल हाइब्रिड, ये स्टेराइल हाइब्रिड है. क्या क्या आ गया? म्यूल इज इंट्राजेनिक इंटरस्पेसिफिक स्टेराइल हाइब्रिड. अभी अपने चैप्टर से रिलेटेड ये वाली बात है. स्टेराइल that is not able to produce progeny, not able to reproduce. It is an exception in living being. ये लिविंग में एक एक्सेप्शन हो गया. दूसरा एग्जांपल चाहे वो भी लिख लेते हैं अपन. हिनी. हिनी में भी आप क्या लिखेंगे, इधर सेक्स बदल जाएगा. मेल रहेगा हॉर्स, जिसको हम कहते हैं स्टेलियन, और फीमेल रहेगा डोंकी, जिसको कहते हैं जेनी. बाकी ये बात दोनों फिर इस पे अप्लाई होगी. हेनी म्यूल स्टेराइल हाइब्रिड है. हेनी हुआ, म्यूल हुआ, ये स्टेराइल हाइब्रिड है. एग्जाम्पल 3, ह्यूमन कपल विदाउट चाइल्ड. ह्यूमन कपल, स्टेराइल ह्यूमन कपल. ह्यूमन कपल जो स्टेराइल हो, वो भी इसके एक्सेप्शन हो गए. ह्यूमन कपल जो कि स्टेराइल हो. और ऐसी जब आप बीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आते हैं वर्कर बीज. वर्कर बीज मधुमक्खियां. ठीक है. तो ये मैंने जो लिविंग बीइंग्स बताए, एक म्यूल बोला, दूसरा हेनी बोला, तीसरा स्टेराइल ह्यूमन कपल बोला, चौथा वर्कर बी. दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. दैट इज विथ एक्सेप्शन. दैट इज विथ एक्सेप्शन. इसीलिए रिप्रोडक्शन को लिखोगे नॉन डिफाइनिंग. रिप्रोडक्शन को क्या लिखा जाएगा? नॉन डिफाइनिंग.
नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन को क्या लिखेंगे हम? नॉन डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन को किस में रखा जाएगा? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दीज एग्जाम्पल। एक था म्यूल, दूसरा था हिनी, तीसरा है आपके पास ह्यूमन कपल जो स्टेराइल है, और चौथे हैं वर्कर बीज। ठीक है, और इसीलिए हमने इसको क्या बोला? रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी में आएगा? नॉन डिफाइनिंग। रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये कुछ लिविंग की एक्टिविटीज बताई हैं आपको मैंने। ये कुछ लिविंग की एक्टिविटीज हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस। लिविंग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आएगी कॉन्शियसनेस। दैट इज अवेयरनेस और responsiveness in what manner? मैं जो अभी कह रहा हूं प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस लिविंग की। कॉन्शियसनेस यानी चैतन्यता, अवेयर होना। मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट ऑब्वियस and technically complicated feature, complicated feature है, that is to respond surrounding, to respond surrounding, अपनी सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना, अपनी सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को सेंस करना। एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। अपनी सराउंडिंग को सेंस करना और उसके अकॉर्डिंग उसे रिस्पॉन्ड करना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। और ये बड़ा हर लिविंग का फीचर है, ये हर लिविंग बीइंग का फीचर है। अब किस मैनर में? जैसे सीजनल ब्रीडर्स, प्लांट्स में भी एनिमल्स में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सीजनल ब्रीडर एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। तो ऑल सीजनल ब्रीडर्स एक पर्टिकुलर सीजन में या एक फेवरेबल कंडीशन में ब्रीडिंग करना। प्लांट्स में फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस भी इसी के अंतर्गत आएगा। फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस को परसीव करना। फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस, फोटो पीरियड का मतलब होता है लाइट पीरियड, सनराइज से सनसेट का टाइम। और ये वेरिएबल होता है। कंट्री लाइक इंडिया, इनमें बहुत वेरिएबल है। वी आर इन ट्रॉपिकल कंट्री। तो ये आप देखते हैं कि कभी आप देखेंगे अर्ली मॉर्निंग 5:30 इसका सनराइज का टाइम है, सनसेट 7:30 के बाद। लेटर में जाओगे तो 6:45 और अराउंड 6 अंधेरा हो जाएगा। तो ये टाइम की वेरिएबिलिटी है, या लाइट पीरियड वेरी करता है थ्रू आउट द ईयर। अलग अलग समर में कुछ और रहेगा, विंटर में कुछ और रहेगा। तो ये जो लाइट पीरियड है इसका फ्लावरिंग पर इफेक्ट है। फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स का मेन है फ्लावरिंग। कुछ प्लांट आपको लॉन्ग डे कंडीशन वाले होते हैं, उनको लॉन्ग डे प्लांट्स। कुछ प्लांट होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, इनके लिए लाइट पीरियड कम होगा, उसके बाद ये फ्लावरिंग करेंगे।
इसमें लाइट पीरियड जब अधिक आएगा उसके बाद फ्लावरिंग करेंगे। लॉन्ग डे जिसकी डे लेंथ ज्यादा, शॉर्ट डे जिसकी डे लेंथ कम, दैट फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस प्लांट परसीव करता है एंड फ्लावर अकॉर्डिंगली। तो ये जो स्टिमुलस है ये प्लांट ने लिया और थ्रू लीफ लेता है, ये भी बता दे रहा हूं। आप इसमें 11th क्लास के एनसीईआरटी में सबसे फिजियोलॉजी के अंदर जो आखिरी चैप्टर है ग्रोथ और ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह, उसके अंदर ये सब चीज आ जाती है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा ही आपको। तो ये फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस। अभी एक सिंपल सा एक तरीका और बताता हूँ कि स्टिमुलस कैसे प्लांट परसीव कर सकता है या क्या है स्टिमुलस। ये प्लांट इसको आप एक डायरेक्शन से लाइट दीजिए, ये बेंडिंग शो करने लग जाएगा। इट एग्जिबिट्स बेंडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये भी तो आकर रिस्पॉन्स हुआ। बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म में बात करता हूं। एक बीकर लीजिए, इसमें पानी भरिए और क्लेमाइडोमोनास के सेल डाल दीजिए। ये क्लेमाइडोमोनास के सेल, इस तरफ से लाइट दीजिए या इस डायरेक्शन से लाइट दीजिए। जिस डायरेक्शन से लाइट आएगा सेल्स का उस डायरेक्शन में मूवमेंट। लाइट को परसीव करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट का परसेप्शन फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अंदर एक सेल्यूलर लेवल से ऑर्गेनिज्म के लेवल तक, ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी लेवल तक रिस्पॉन्ड करता है अपनी सराउंडिंग को। दैट इज consciousness, that is consciousness। और इसमें human being we are comparatively better because we are self-conscious। we are self-conscious। human self-conscious है, conscious plus self-conscious, यानी एक पहले से कुछ उसमें सेंसेस को भांप लेने की एक टेंडेंसी है। जैसे इफ अ पर्सन इज इन कोमा, यदि एक पर्सन कोमा में है, उसको मेडिकेट कर रहे हैं, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही, तो जब तक रिस्पॉन्ड कर रही तब तक बोलोगे कॉन्शियस है। परंतु अपन सबके सेंस में देखा जाए तो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हम उससे बात करना चाह रहे तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। वो क्या है? सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। उसको आप गोली पिस्टल दिखाओगे तो भी वो डरने वाला नहीं है, आपको कोई रिएक्ट नहीं करेगा। और आपके सामने अगर एक नॉर्मल व्यक्ति के सामने पिस्टल खींच दिया तो भाग खड़ा होगा। तो कॉन्शियस एंड सेल्फ कॉन्शियस। इफ अ पर्सन इज इन कोमा, उसको क्लियर कट कहोगे ही इज कॉन्शियस बट ही इज नॉट सेल्फ कॉन्शियस। और ये सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं, अगर मैं बिल्कुल छोटे से लेवल पे बात करूं, कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इससे बन रही है सेल। तो मॉलिक्यूल्स के कारण बनी सेल, पर सेल में आपको मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देंगी। सेल के अंदर जो प्रॉपर्टीज आई वो बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली ग्रुप ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाएगा तो टिश्यू एग्जिबिट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। टिश्यू एग्जिबिट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी and it is because of the interaction of cell and that property cannot be seen in cell। टिश्यूज में जो लक्षण आते हैं वो सेल में देखने को नहीं मिलते। उस सेल से टिश्यू बनता है तो उनके इंटरेक्शन से होता है, उसके कारण वो स्पेसिफिक एक्टिविटी या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो स्ट्रक्चरल भी हो। ठीक है। और फिर इसके बाद कॉन्शियसनेस में एक बात आती है, आखिरी बात जो मैं इसके लिए करूंगा, कि हर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर में आने वाला हो, हम कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं बाय आवर जेनेटिक मटेरियल। हम अपने जेनेटिक मटेरियल के जरिए एक दूसरे से लिंक तो है। हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है ऑर्गेनिज्म लेवल पे बोलोगे तो वो है डीएनए। ठीक है, हम सब में जेनेटिक मटेरियल है एंड दैट इज DNA if it is cellular, provided it is cellular।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वायरसेस। अगर सेल्यूलर है तो इट हैज डीएनए, और इसमें ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज टू स्पीसीज, इसमें वेरिएशंस मिलेंगे, पर केमिकली इट इज अ डीएनए, केमिकली इट इज डीएनए। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी। और कॉन्शियसनेस ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलोगे डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस क्या बोलोगे इसको? डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियसनेस। अब फाइनली एक बार इसको एंड करने के पहले बात बताना चाहूंगा, मैं एंड करने के पहले हमारी बात बताना चाहूंगा कि मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग्स डिस्कस करी, लिविंग की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, और लिविंग की प्रॉपर्टीज को दो कैटेगरी में बांटा था, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग का मतलब होता है जिसका कोई एक्सेप्शन न हो, और नॉन डिफाइनिंग का मतलब होता है विद एक्सेप्शन। डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग में मैंने बताई थी सेल्यूलैरिटी, डिफाइनिंग फीचर इज सेल्यूलैरिटी। दूसरा बोला था मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और तीसरी प्रॉपर्टी जो डिफाइनिंग में थी दैट वाज कॉन्शियसनेस। और नॉन डिफाइनिंग में दो प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्कस करी, ग्रोथ और दूसरा है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। लिविंग प्रॉपर्टी या जीवितों के लक्षण, परिभाषित लक्षण या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सेल्यूलैरिटी यानी कोशिकात्व, मेटाबॉलिज्म उपापचय, कॉन्शियसनेस दैट इज चैतन्यता, these are all defining property, these are all defining property। non defining that is growth या वृद्धि, and reproduction that is प्रजनन। non defining, defining का बार बार मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं और इसमें एक्सेप्शंस होंगे, with exception and without exception। ठीक है, तो ये था properties of living beings, property of livings।